बांग्लादेश से आज की एक और बहुत बड़ी राजनीतिक खबर आई है। तो पहली खबर तो मैं आपको बता चुका, जो बहुत ही चिंता में डालने वाली खबर है, और वो खबर ये है कि बांग्लादेश में अब भी हिंदू लगातार निशाने पर हैं और हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा वहां चल रही है वो अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। अब आपको बताते हैं कि वहां की राजनीति में आज की सबसे बड़ी खबर क्या आई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के सबसे बड़े बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तारिक रहमान आज ढाका पहुंच गए। वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 60 साल के तारिक रहमान अपनी पत्नी और बेटी के साथ लंदन से अब अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटे हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2008 में तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश छोड़कर लंदन भाग गए थे, क्योंकि तब शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और उनकी सरकार में तारिक रहमान के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित 84 मामले चल रहे थे। और उस समय तारिक रहमान को यही लगा कि देश छोड़ना ही पड़ेगा, अगर उन्होंने देश नहीं छोड़ा तो उन्हें पूरा जीवन अब जेल में बिताना पड़ेगा। इसलिए वो बांग्लादेश छोड़कर भाग गए और तब से वो लगातार लंदन में रह रहे हैं। अब लंदन से पहली बार तारिक रहमान ढाका पहुंचे हैं और जब वो आ रहे थे, लंदन से उनकी फ्लाइट ढाका के लिए चल पड़ी थी, तब उनकी फ्लाइट को 45,000 से ज्यादा लोग एक वेबसाइट पर रियल टाइम में ट्रैक कर रहे थे। सोचिए कि बांग्लादेश में किस कदर उनका इंतजार हो रहा था कि 45,000 लोग तो लाइव ट्रैक कर रहे हैं उनकी फ्लाइट को कि कहां पहुंचे। और आज ढाका पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस रैली में हजारों लोग मौजूद थे। यानी तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी के पहले ही दिन उनकी पार्टी बीएनपी ने अपनी ताकत लोगों को दिखा दी है। আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই, আমরা দেশের শান্তি চাই। মার্টিন লুথার কিং তার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, আই হ্যাভ এ ড্রিম। আজ এই বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সামনে আমি বলতে চাই, I have a plan for the people of my country, for my country. अब आपको बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता की विरासत और बदलाव की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वर्ष 1991 की है, जिसमें तारिक रहमान अपनी मां खालिदा जिया के साथ आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, तब वो एक युवा हुआ करते थे 1991 में, और तब वो ढाका में अपनी मां के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। खालिदा जिया चुनाव प्रचार कर रही थी और पीछे उनके बेटे खड़े हुए हैं जो बहुत ही युवा अवस्था में है। और दूसरी तस्वीर आज की है, जब यही तारिक रहमान ढाका से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं और अब अपनी मां खालिदा जिया की जगह ये उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही इन तस्वीरों में करीब 34 वर्षों का अंतर है, लेकिन इससे एक बात और भी स्पष्ट है कि बांग्लादेश की राजनीति में परिवारवाद हमेशा से ही हावी रहा है और आज भी हावी है। वहां की राजनीति में परिवारवाद के दो सबसे बड़े चेहरे हैं।
बांग्लादेश की राजनीति में पिछले करीब 3 दशकों से असल में अगर आप देखेंगे तो 2 बेगमों का ही नियंत्रण रहा है। पहली हैं 78 वर्ष की शेख हसीना, उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और दूसरी हैं 80 वर्ष की खालिदा जिया, जिनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी बेटी शेख हसीना राजनीति में आई और वो भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। और बांग्लादेश के एक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बाद पहले उनकी पत्नी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, यानी पति राष्ट्रपति और पत्नी प्रधानमंत्री। और अब उनके बेटे तारिक रहमान अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस बार अगले प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं। तो एक ही परिवार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अब उनका बेटा भी प्रधानमंत्री पद का एक और दावेदार। शेख हसीना करीब 20 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया भी करीब 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही हैं। वर्ष 1991 के बाद ऐसा पहली बार अब हो रहा है जब ये दोनों ही इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। 91 के बाद ये पहली बार है ऐसा। और ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश की जो पूरी राजनीति है वो इन 2 बेगमों के आसपास ही मंडराती रही है। पूरी सत्ता इन दोनों महिलाओं के पास रही है, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, और यही वहां की राजनीति की 2 सबसे बड़ी धुरी रही है। लेकिन इस बार दोनों ही नहीं है और वजह यह है कि 78 वर्ष की शेख हसीना पिछले साल बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई। उन्होंने भारत में शरण ली है और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इस समय भी वो भारत में है और बांग्लादेश सरकार ने उनकी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए ना तो खालिदा जिया बांग्लादेश जा सकती हैं और ना ही उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ सकती है। अब माफ कीजिएगा, शेख हसीना भारत में है, ना बांग्लादेश जा सकती हैं और ना उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अब उनकी जो प्रतिद्वंदी है 80 वर्ष की खालिदा जिया, वो इस समय बहुत बीमार हैं और राजनीति करने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ रही और अब उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उनके बेटे और वो अब चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी इस बार चुनाव में हिस्सा ले रही है। ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान की 2 तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं आपको। पहला, उन्होंने एयरपोर्ट से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फोन किया और सुरक्षा के इंतजाम और सहयोग देने के लिए मोहम्मद यूनुस को धन्यवाद दिया। तो देखिए, एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचते ही मोहम्मद यूनुस को फोन लगाया मोबाइल फोन से और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं, सुरक्षा का बहुत इंतजाम आपने किया है मेरे लिए, मुझे बहुत सहयोग दिया है। तो ये पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है, ढाका एयरपोर्ट से बाहर आते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले अपने जूते उतारे और फिर अपने देश की मिट्टी को अपने हाथों में उन्होंने लिया, शायद ये बताने के लिए कि मैं अब अपने वतन वापस आ गया हूं और अपनी मिट्टी के साथ मैं दोबारा से खड़ा हूं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस देश के लिए आया हूं, इस देश की मिट्टी के लिए आया हूं और इस देश की जो मिट्टी है वो मेरे लिए कितनी सम्मानजनक है, कितनी आदरणीय है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ढाका एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए जबरदस्त भीड़ मौजूद थी और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही तारिक रहमान एक स्पेशल बुलेट प्रूफ बस में सवार हुए जिसे लाल और हरे रंग से पेंट किया गया था। और ये वही रंग है जो रंग बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में इस्तेमाल होता है, उसमें भी यही 2 रंग इस्तेमाल होते हैं जिस रंग से इस बस को पेंट किया गया था। और इस बस पर एक नारा भी लिखा गया था, बांग्लादेश फर्स्ट, यानी मेरे लिए सबसे पहला है मेरा देश। इस बस पर 3 लोगों की तस्वीरें लगी थी, पहली खालिदा जिया की, दूसरी तारिक रहमान के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी हैं, और तीसरी तस्वीर स्वयं तारिक रहमान की, यानी एक ही परिवार के 3 लोगों की तस्वीर, तारिक रहमान और उनकी मां और उनके पिता की तस्वीर।
तो ये भी एक तरीके से परिवारवाद की भी तस्वीर है जो बांग्लादेश की राजनीति में आपको दिखाई देगा। एक बड़ी खास बात आप देखेंगे, जैसे भारत में अभी तक परिवारवाद की राजनीति चलती आई है, बांग्लादेश में भी बिल्कुल वैसा ही है। और वहां की जो पूरी राजनीति है दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसी बस में बैठकर तारिक रहमान ने कई किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया, अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया जो आप तस्वीरों में यहां देखेंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहला, बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है और बांग्लादेश में शांति की रक्षा हर कीमत पर करनी होगी। तो देखिए, वो बांग्लादेश को बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेकुलर हैं और हमारे देश में हर धर्म के लोग सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, बांग्लादेश के लोग बोलने की आजादी का अधिकार और लोकतंत्र का अधिकार वापस चाहते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आ गए तो हम बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली करेंगे। और तीसरा, उन्होंने छात्र नेता उस्मान हादी को एक शहीद बताया और उस्मान हादी के सपनों का बांग्लादेश बनाने की बात की। कहा कि उस्मान हादी के जो सपने थे अब उन्हें हम पूरा करेंगे। वो जानते हैं कि उस्मान हादी को इस समय बांग्लादेश में बड़ा समर्थन प्राप्त है। इस समय उस्मान हादी के जो समर्थक हैं वो बहुत नाराज हैं मौजूदा सरकार से और उनकी नाराजगी का, उनके गुस्से का, उनके समर्थन का फायदा उठाया जा सकता है। तारिक रहमान ने अपने भाषण में अमेरिका के मशहूर नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया और दुनिया के बड़े बड़े नेता असल में उनके इस भाषण का जिक्र करते हैं। ये बड़ा मशहूर भाषण है जिसका शीर्षक है आई हैव अ ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। और तारिक रहमान ने इसी भाषण का जिक्र करते हुए आज कहा कि उनके पास बांग्लादेश के भविष्य के लिए एक प्लान है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी शेख हसीना का, यानी अपनी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी का नाम नहीं लिया। এই বাংলাদেশের 24 আন্দোলনের এক সাহসী প্রজন্মের এক সাহসী সদস্য ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। ওসমান হাদি শহীদ হয়েছে। প্রিয় ভাই বোনেরা, ওসমান হাদি চেয়েছিল এই দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, এই দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক, এই দেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক। আজ 24 আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, ওসমান হাদি সহ 71 যারা শহীদ হয়েছেন, বিগত স্বৈরাচারের সময় বিভিন্নভাবে খুন গুমের শিকার হয়েছেন, এই মানুষগুলোর রক্তের ঋণ যদি শোধ করতে হয়, আসুন। 60 वर्ष के तारिक रहमान ने आज तक ना तो कभी कोई चुनाव लड़ा है और ना ही वो कभी भी किसी राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर रहे हैं। और 12 फरवरी के चुनाव से वो पहली बार बांग्लादेश की राजनीति में अब अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तारिक रहमान ने 1990 के दशक से लेकर 2006 तक अपनी मां खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में काम किया। वर्ष 2004 में शेख हसीना की एक रैली पर ग्रेनेड से एक हमला हुआ था जिसमें शेख हसीना तो बच गई थीं, लेकिन उनकी पार्टी के कई बड़े नेता मारे गए थे और तारिक रहमान इस हमले के मुख्य आरोपी बनाए गए थे। वो 2007 में इन आरोपों से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए लंदन भाग गए थे, जिसके बाद अदालत ने वर्ष 2018 में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यानी अगर ये लंदन में रुक जाते तो आज जेल में होते और उम्र कैद की सजा काट रहे होते। और वर्ष 2007 में उन पर भ्रष्टाचार और शेख हसीना पर हमले के आरोपों के सहित कुल मिलाकर 84 मामले दर्ज किए गए थे। और इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि अगर ये बांग्लादेश में रुकते तो आज ये जेल में होते। इसीलिए लंदन भाग गए और अब इतने वर्षों के बाद ये वापस आए हैं। ये उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश में सत्ता ज्यादातर समय 2 पार्टियों के बीच में ही रही है। पहली है बीएनपी और दूसरी है आवामी लीग। और इन दोनों ही पार्टियों का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है। जब एक पार्टी सत्ता में आती है तो वो अपनी विरोधी पार्टी के नेताओं पर मुकदमे डालती है, आरोप लगाती है
और फिर उन्हें जेल में डाल देती है। 17 साल के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है। तो इस समय शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर हैं, भारत में हैं, और पिछले साल ही अगस्त में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था और पिछले महीने ही उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह है। एक पार्टी आती है, वो अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देती है, फिर दूसरी पार्टी की सरकार आती है, वो अपनी पहली वाली पार्टी के नेताओं को, अपने विरोधियों को फिर वो जेल में डाल देते हैं और इसी तरह मुकदमेबाजी एक दूसरे के नेताओं पर चलती रहती है, आरोप चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी अक्सर लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ती है और पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। दुर्भाग्य ये है कि भारत के एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और वहां दोनों ही जगह इसी तरह की खूनी राजनीति होती है। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर अब पाबंदी लग चुकी है, यानी उनकी पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ सकती। इससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने वर्ष 2014 में चुनाव का बहिष्कार किया था, फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने हिस्सा लिया था और 2024 में एक बार फिर से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। पिछले 50 वर्षों से बांग्लादेश में खालिदा जिया परिवार और शेख हसीना के परिवार के बीच सत्ता के लिए इसी तरह से संघर्ष होता आ रहा है और ये सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो राजनीतिक परिवारों और दो विचारधाराओं की लड़ाई है। वर्ष 1975 में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई और फिर तख्ता पलट हुआ और इस हत्या का सबसे ज्यादा फायदा खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान को मिला था, जो उस समय बांग्लादेश की सेना में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी थे। इसके बाद जियाउर रहमान पहले बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने, उसके बाद वो तानाशाह बने और फिर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। अब उन्हीं का बेटा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। जियाउर रहमान के शासनकाल में ही शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को माफी दी गई थी और उन्हें फिर बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। यानी शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे, जिन्होंने भी शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ काम किया था, उन सबको इनाम दिया गया। वर्ष 1972 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार ने जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वर्ष 1976 में जब जियाउर रहमान सत्ता में आए तो उन्होंने ये प्रतिबंध हटा दिया और बाद में 1990 और 2000 के दशक में जमाते इस्लामी ने खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। बांग्लादेश का जन्म वर्ष 1971 में हुआ था और तब से ही वहां की राजनीति में ये दो विचारधाराएं हैं। एक तरफ शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना की एक सेकुलर राजनीति है और दूसरी तरफ खालिदा जिया और तारिक रहमान की कट्टरपंथी राजनीति है। तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी को आप 2 पॉइंट्स में समझिए। पहला, जब खालिदा जिया बीमार थी तब तारिक रहमान ने अपनी पार्टी को संभाला, यानी विदेश में रहने के बावजूद वो पार्टी की रणनीति और संगठन पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाए रखे। और दूसरा, लंदन में बैठकर भी वो सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश में अपनी जनता और कार्यकर्ताओं से हमेशा कनेक्टेड रहते थे। आज मैंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया और मैंने ये पाया कि वो हर मौके पर लगातार लंदन में बैठकर अपने वीडियोस बनाकर बांग्लादेश की जनता के साथ शेयर करते थे। लगातार उन्हें ये कहकर संबोधित करते थे, मेरे प्यारे भाई बहनों या मेरे देशवासियों। और आप देखिए उन्हीं के कुछ स्क्रीनशॉट्स में आज आपको दिखा रहा हूं। लगातार वहां से वो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपने भाषण, अपने वीडियोस की जो क्लिप है वो लगातार डालते रहते थे। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप देखिए कि आज बांग्लादेश की राजनीति करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बांग्लादेश में ही बैठे हों, आप लंदन में बैठकर भी अपने घर से बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं। और यही उन्होंने किया और आज 17 साल के बाद ये जो मेहनत वो लगातार करते रहे, ये उनके काम आ रही है। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से कट्टरपंथी और सेकुलर विचारधाराओं के बीच बटा हुआ है। वहां लगातार हिंसा हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान ऐसे बांग्लादेश में कोई राजनीतिक स्थिरता ला पाएंगे?
बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने आज कहा कि वो तारिक रहमान की वापसी का स्वागत करते हैं और इससे बांग्लादेश में राजनीतिक खालीपन को भरने में मदद मिलेगी। इस बीच छात्र आंदोलन से शुरू हुई कुछ पार्टियों ने मिलकर अपना एक नया गठबंधन बना लिया है, जो अपने आप को एक नई ताकत के तौर पर अब चुनाव से ठीक पहले पेश कर रहे हैं। तो यह है बांग्लादेश की राजनीति। मैं आपको यह बता सकता हूं कि आने वाले दिन बांग्लादेश की राजनीति में बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। भारत के लिए यह चिंताजनक बात है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश में जो भी ताकतें आ रही हैं वो भारत विरोधी ताकतें हैं। ये वो ताकतें हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो कट्टरपंथी संस्थाओं के साथ हाथ मिलाती हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ज़्यादा करीब हैं। ये वो ताकतें हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन जाए, और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। और उससे भी बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले होते जा रहे हैं, ये हमले रुक नहीं रहे।